हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इसको समझने से पहले हम स्वास्थ्य का मतलब समझेंगे। स्वास्थ्य क्या होता है? किसी व्यक्ति का सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। मतलब स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शरीर की वो अवस्था है जिसके तहत वो अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यों को अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छे से कर सके। यानी कि अगर आप अपने सभी कार्यों को करने में दक्ष हैं, अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं, तो आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। और अगर आप अपने दैनिक कार्यों को, अपने क्रियाकलापों को, अपने सभी कार्यों को करने में समर्थ नहीं हैं, तो इसका मतलब आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। यानी कि वो शारीरिक रूप से, इसका अर्थ है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अपने शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करने में सक्षम हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो प्रॉपर हो, मानसिक संतुलन जो है वो सही हो। सामाजिक अवस्था मतलब सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, समाज में किसी के प्रति वो बुरा भाव नहीं रखता हो, समाज में जो भी हम सामाजिक कार्य होते हैं उनको करने में सक्षम हो, किसी की हेल्प करनी हो, ये सब कार्य करने में भी वो सक्षम हो, तो वो तीनों तरीके से स्वस्थ हैं। लोगों को स्वस्थ एवं रोगमुक्त रखने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल जो कि चला गया है, उस दिन हम जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हम अपने सभी कार्यों को करने में अगर सक्षम हैं तो हम स्वस्थ हैं। रोग क्या है? अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब है, अगर हम अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य खराब है, यानी हमें कोई रोग है, हमें कोई ना कोई बीमारी है। रोग का शाब्दिक अर्थ असुविधा है, यानी कि रोग का मतलब क्या है? हम अपने कार्यों को करने में, हम अपने रूटीन के कार्यों करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो वह अवस्था रोग है। रोग के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस भी चल रहा है, ये कारक है जो जिनकी वजह से हमें रोग हो रहा है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, यानी कि अगर हमारा आहार प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, हमारा शरीर जो है उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो सकती है, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से हम रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ को अपने संतुलित आहार की वजह से आप किस प्रकार से आप बीमार हो सकते हैं, ये एक जनरल सी बात है जिसको शायद आप लोग समझते भी हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर से ये जो रोगजनक हैं, रोगाणु हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और हमारा शरीर क्योंकि उन रोगाणुओं से लड़ने में असमर्थ होता है, इसलिए हम जल्दी ही रोग की चपेट में आ जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा जो स्वास्थ्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत सफाई पर नहीं, हमारे आसपास के वातावरण की साफ़ सफाई पर, हमारे आसपास के जो सामाजिक, एक तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य भी हम कह सकते हैं, ये भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, यहाँ पर आपको आवश्यक परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं। अच्छा भौतिक पर्यावरण, यानी कि अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ है, हमारा पर्यावरण स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, रोगाणु मुक्त है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा सामाजिक वातावरण, समाज में अच्छा वातावरण है, लोगों के साथ अच्छा एक व्यवहार है, तो जिससे हम अंदर से खुश रहते हैं। जब हम अंदर से खुश रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हम अच्छे से खाते पीते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से हम रोगों की चपेट में जल्दी से नहीं आते। इसलिए अच्छा सामाजिक वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, और संतुलित आहार, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोज़गार। अब ये अच्छी आर्थिक स्थिति और रोज़गार का क्या मतलब है? अच्छी आर्थिक स्थिति और रोज़गार से मतलब ये है कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम संतुलित आहार लेने में सक्षम हैं, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए
संतुलित आहार ले सकते हैं। रोजगार जो है वो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति से हमारा आहार संतुलित होगा, और अगर हमारा आहार संतुलित होगा तो हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, हमारे आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, रोगाणु मुक्त रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, सिर्फ संतुलित आहार ही नहीं, पीने का पानी जो है वो भी साफ होना चाहिए। अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो दूषित पानी के अंदर बहुत से रोगाणु होते हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें रोग से ग्रस्त कर देंगे। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई समस्या है तो वो भी हमारा स्वास्थ्य खराब करती है, और तो सामुदायिक समस्याएं, जैसे हमारे आसपास अगर गंदगी रहती है, हम अपने घर के आसपास साफ सफाई रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसी अपने घर का कूड़ा वहीं डाल देते हैं तो उस कूड़े में पनपने वाले रोगाणु जो है वो सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी बीमार कर सकते हैं। इसलिए सामुदायिक समस्याएं जो हैं इनका निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस और पर्यावरण पर निर्भर करता है। पास पड़ोस का पर्यावरण जो है वो साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, जिसमें रोगाणु नहीं पनपेंगे, तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि रोगाणु ही नहीं होंगे हमारे आसपास के पर्यावरण में, तो हम रोगग्रस्त नहीं हो पाएंगे। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है, इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित हैं। अच्छा, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में अंतर क्या है? स्वस्थ रहना मतलब मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर सके। रोग मुक्त का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी बिना विशेष रोग के भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। जैसे मानसिक रूप से हम परेशान हो तो भी हम अस्वस्थ महसूस करते हैं, जबकि हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। जैसे कि एक डांसर की हम बात करें, जो डांस करता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य का उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का क्या मतलब है कि वह शिष्टतापूर्ण अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। यानी कि जो डांसर है वो अपने शरीर द्वारा पोस्चर्स बना करके, डिफरेंट पोस्चर बना करके अपने डांस को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन अगर वो मेंटली रूप किसी वजह से, किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर वो मानसिक तौर पे परेशान है तो डांस करते समय वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिससे वो अपने भावनाओं को डांस के माध्यम से अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो रोग मुक्त है लेकिन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य तो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो अच्छे से अपने डांस को हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन उसको कोई रोग भी नहीं है, वो रोग मुक्त है लेकिन स्वस्थ भी नहीं है। तो ये स्वस्थ और ये आपका स्वस्थ रहने में और रोग मुक्त होने में अंतर है, जो आप एक डांसर के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका था स्वस्थ और रहना और रोग मुक्त रहना। रोग क्या होता है? रोग जैसा कि किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग कहलाता है, रोग के लक्षण कहलाता है। रोग क्या होता है? आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आप अपने जो है सभी कार्यों करने में अक्षम हैं आप, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। ठीक है, जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर के किसी एक अंग में या किसी एक अंग तंत्र में कोई खराबी होने लगती है। जैसे मान लीजिए आपका पेट खराब है, आपको कोई रोग है, आपके पेट में कोई संक्रमण हो गया, आपके पाचन तंत्र में कोई संक्रमण हो गया है, तो आपको लगता है कि आपका पेट खराब है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो ये जो खराबी हमें अपने अंग तंत्रों में नज़र आती है, इसको हम उस रोग के लक्षण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उस रोग के लक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, से हम अपने रोग को पहचानने की
कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हमारा पेट ख़राब है, हम ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं तो उसे हम पचा नहीं पा रहे या वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पाचन तंत्र में कुछ ना कुछ खराबी है, हमारे पाचन तंत्र में कोई संक्रमण है। तो हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी यही करता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमारे शरीर में किसी रोग के, उन लक्षणों के आधार पर ही आपके रोग का पता लगाता है और फिर उस रोग के अनुसार आपको दवाई देता है। जैसे रोग के लक्षण में आप कैसे ले सकते हैं, जैसे सिर दर्द कोई रोग नहीं है, ये किसी न किसी रोग के कारण से आपको सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द एक लक्षण है। खांसी है, खांसी जुकाम जो है वो इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण है। दस्त है या किसी घाव में पस पड़ जाना, ये सब क्या है, रोग के लक्षण है। दस्त लग जाता है जब आपके इसमें पाचन तंत्र में कोई संक्रमण हो तो उसकी वजह से दस्त लग जाते हैं। तो कोई और रोग हो जाता है तो उसके लक्षण हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंट उसकी बात करूँगी, रिसेंट हमारे यहाँ कोविड-19 जो बीमारी चल रही, कोरोना वायरस के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो कोरोना वायरस एक रोग है। वो रोग किसकी वजह से, कोरोना वायरस, कोविड-19 एक रोग है जो कोरोना वायरस की वजह से होता है। और कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद, कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे श्वसन तंत्र को के अंदर खराबी लाता है। तो उसके लक्षण हमें किस प्रकार से सामने आते हैं, उसके लक्षण किस, बुखार होना, हमें सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी जुकाम हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण हमारे श्वसन तंत्र से जुड़े हुए हैं जो कोरोना वायरस की वजह से होते हैं। यानी कोरोना वायरस ने हमारे श्वसन तंत्र में खराबी ला दी है, जिसकी वजह से हमें जो लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो बुखार, खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रोग के लक्षण हुए। इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो है डॉक्टर जो है वो आपको चिन्हित करता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। खांसी जुकाम जो है वो आपको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में भी हो सकता है, जिसको कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में अगर तो वो आपको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के लिए ट्रीट करता है। और उसके साथ साथ अगर आपको खांसी जो है वो सूखी खांसी है, बुखार आ रहा है, रोज़ रात को बुखार आ रहा है अनसर्टेन रूप से और आपको उसका कारण नहीं पता चल रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको कोरोना वायरस के लिए भी टेस्ट करता है। यानी कि जो कॉमन लक्षण हैं उनको चेक करके डॉक्टर जो है वो आपके रोग का पता लगाने की कोशिश करता है और उसके अनुसार ही वो आपका ट्रीटमेंट करता है और उसके अनुसार ही वो आपको दवाई देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रोग के प्रकार पे। रोग के प्रकार, रोग दो प्रकार के हैं यहाँ पे, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? तीव्र रोग जो हैं, जिनको हम प्रचंड रोग भी कह सकते हैं, ये सडनली होते हैं, इनकी अवधि कम होती है, मतलब कम टाइम के लिए होते हैं, ये सडनली होते हैं और हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से प्रभावित करते हैं उसी समय। जैसे कि खांसी जुकाम है, जैसे खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड जो है, वो खांसी जुकाम के साथ साथ हमें हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमारा जो गले में जो है खराश हो जाती है, हम खाने पीने में भी थोड़ी असुविधा महसूस करने लगते हैं। तो ये तीव्र रोग है, मतलब बहुत जल्दी इसने अपने लक्षण जो है वो दिखा दिए हैं, बहुत जल्दी ही उसके लक्षण जो हमारे सामने आ गए, लेकिन कम समय तक भी रहता है, हफ्ते में ठीक हो जाता है, मतलब 5-7 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में ये ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं। फिर आते हैं हम दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग वो रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक, बहुत लंबे समय तक रहते हैं या जीवन पर, मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक रहते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ आपको दिए हुए हैं, एलिफेंटियासिस, अस्थमा, कैंसर। मैं आपको कैंसर के बारे में बता दूं, जैसे कैंसर है, कैंसर रोग हो गया तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर अर्ली स्टेज पे पता चल गया तो उसको दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, अगर लास्ट स्टेज पे पता चलता है तो ठीक नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर कैंसर जो हैं वो डायग्नोज ही लास्ट स्टेज पे होते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक रोग के लक्षण जल्दी से हमारे शरीर में दिखाई नहीं देते। इनके लक्षण बहुत लंबे समय तक जब हमारे शरीर को प्रभावित कर लेते हैं, उसके बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब तक ये लक्षण दिखाई देते हैं तब तक हम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं। तो इस प्रकार के रोग दीर्घकालिक रोग होते हैं। दीर्घकालिक रोग में हमें इमीडिएट तो लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर जो हमारे शरीर के अंग तंत्रों को धीरे धीरे खराब कर रहे होते हैं और जब हमें इनके लक्षण दिखाई देते हैं तब हमें इन्हें रोगों का पता चलता है। इसका एक एग्जांपल डायबिटीज़ भी है, आपने देखा होगा आपके आसपास, जिनको शुगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं शुगर की बीमारी है, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर के और अपना जो काम चलाते रहते हैं। लेकिन ये दीर्घकालिक रोग है जो बहुत लंबे समय, मतलब जब तक जीवन है तब तक जो है हमारे साथ रहता है। तो ये इस प्रकार के रोगों को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं। रोगों के कारण क्या क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि। सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव की बात करेंगे। सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने ना 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव
वो जीव होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, जिनको हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं वो आपको 4 वर्गों में बांटे गए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा था। सूक्ष्म जीवों के आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, तो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या हानि होती है सूक्ष्म जीवों की कि वो रोगाणु की तरह एक्ट करते हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो रोग का कारण बनते हैं। कुपोषण भी एक रोग का कारण है। कुपोषण मतलब अगर हमें आहार सही तरीके से नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे, तो हमारा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और उसकी कमज़ोर पड़ने के कारण हम रोगों से हमें जल्दी ही रोग पकड़ लेते हैं। ठीक है। आनुवांशिक विभिन्नता, कुछ रोग जो है वो आनुवांशिक होते हैं, यानी जीन्स के द्वारा हमें हमारे पेरेंट्स से या पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिलते हैं, जो हमारे जीन्स में होते हैं और सडनली हमारे अंदर एक्सप्रेस हो जाते हैं, जो इसे हम आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ जो है वो आनुवांशिक भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा हीमोफीलिया है, ये भी जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। फिर एक कारण आता है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। हवा पानी सब दूषित है, तो दूषित है इसका मतलब उनके अंदर रोगाणु हैं और हम श्वास के द्वारा हवा को अंदर ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं, तो उसके द्वारा उससे क्या होता है कि रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए। टीकाकरण का अभाव, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीन हमने पहले की क्लास में भी आपने पढ़ा है कि वैक्सीन यानी टीकाकरण क्या होता है कि कुछ जो बीमारियां हैं, कुछ जो रोग हैं, उनके जो रोग कारक होते हैं, जो रोग जिनके कारण रोग होता है, उनकी प्रोटीन को लेकर के हम जो है एक वैक्सीन बनाते हैं, टीका बनाते हैं, यानी कि इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन में दवाई भर के उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ना इंजेक्शंस लगाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे, जब तक 2 साल के होते हैं तब तक टाइम पे उनको टीके लगते रहते हैं। वो टीकों में क्या होता है कि जो बीमारी करने वाला कारण होता है ना, उसी को ही मृत रूप में लेते हैं। वो हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो उससे लड़ने के लिए उसे मारने वाली कोशिकाओं को बना लेता है। और उसे मारने वाली कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ है इसलिए वो हमें बीमार तो कर नहीं सकता, लेकिन उसके खिलाफ हमारी कोशिकाएं ज़रूर बन जाती हैं और वो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये एक तरह से वैक्सीन का काम करता है। तो जब बड़े होते हैं हम और हमें वही रोगाणु हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमारे अंदर क्योंकि वो कोशिकाएं उस रोगाणु को मारने वाली कोशिकाएं पहले से ही बनी हुई हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, फटाफट से उसके ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर देती है, जिससे वो हमें बीमार नहीं कर पाता। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो क्या होगा कि हमारे शरीर में उससे लड़ने वाली कोशिकाएं नहीं, उस रोगाणु से लड़ने वाली कोशिकाएं पहले से नहीं है, तो रोगाणु हमारे शरीर में एंटर करेगा और जब तक हमारा शरीर उस रोगाणु को पहचानेगा और उसके खिलाफ उससे लड़ने वाली कोशिकाएं बनाएगा, तब तक वो रोगाणु हमारे शरीर में फैल चुका होगा और हमें बीमार कर चुका होगा। इसलिए टीकाकरण का अभाव भी रोगों का एक प्रमुख कारण है। तो रोगों के कौन कौन से कारण हैं? सूक्ष्म जीव, जिनमें आपके वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, वॉर्म्स आते हैं, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि जो बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, कहते हैं ना पेट में कीड़े, वो। कुपोषण यानी कि संतुलित आहार की कमी। अनुवांशिक विभिन्नता, कुछ बीमारी अनुवांशिक होती है जैसे डायबिटीज़ और हीमोफीलिया। पर्यावरण प्रदूषण, अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो उनमें रोग कारक मिलेंगे और वो हमें रोगी बना सकते हैं। फिर टीकाकरण का अभाव। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत इजीली फैल जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हम कहते हैं, मतलब वो सूक्ष्म जीव, जैसे कि खांसी जुकाम है, जब आप खांसी जुकाम किसी को हुआ, वो जुकाम खांसता है तो उस खांसते समय उसके मुंह से कुछ छींटे जो है वो आसपास की वायु में आ जाती है और उन छींटों के अंदर होता है खांसी जुकाम पैदा करने वाला वायरस। और जब हम सांस लेते हैं तो आसपास की वायु में जो वो इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया है, खांसी जुकाम को करने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस, वो हमारे सांस के साथ अंदर चला जाता है और हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, वो बहुत ही संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए आप लोगों को अभी स्कूल में नहीं बुलाया जा रहा है और इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए और अपने आप को बीमारी से बचा के रखिए, स्वस्थ रखिए। दूसरे प्रकार के रोग है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो संक्रामक यानी वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इजीली नहीं फैलते हैं। जैसे संक्रामक रोग में छूने से भी फैल सकते हैं, कुछ पसीने में रहते हैं रोगाणु या आसपास बैठे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो उससे भी फैल सकते हैं। लेकिन असंक्रामक रोग ऐसे नहीं होते। जैसे डायबिटीज़ किसी को है, अगर हम उसके पास बैठ करके खाना खा रहे हैं तो वो हमें रोग नहीं होगा, जबकि खांसी जुकाम हमें हो सकता है। तो असंक्रामक रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है या हाई बीपी है, ये बीमारियां जो हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती हैं। अब हम बात करते हैं संक्रामक कारक इन्फेक्शियस एजेंट्स, वो कारक जो संक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि विषाणु है, जैसे सर्दी जुकाम है, चेचक है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये वायरस से होते हैं। ठीक है, फिर आता है जीवाणु बैक्टीरिया, जैसे हैजा है, खसरा है, टीबी क्षय रोग जिसको कहते हैं, एंथ्रेक्स है, टेटनस है, ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। फिर आता है कवक जिसको फंजाई कहते हैं, फफूंद बोलते हैं जिसको तुम अपनी भाषा में। जैसे दाद है, दाद पड़ जाते हैं ना, खुजली होती रहती है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है एक तरीके का, तो ये फंगस से फैलने वाले कुछ रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस। जो मच्छरों के काटने से जो रोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, क्योंकि मच्छर के जो है वो कोई रोग नहीं करता है, मच्छर सिर्फ रोग वाहक का काम करता है, उसके अंदर प्रोटोजोआ पाया जाता है। जैसे मलेरिया जो है वो आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और ये जो है एनोफिलीज नामक मच्छर के अंदर पाया जाता है। मच्छर सभी एनोफिलीज मच्छर में ये नहीं पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है उसके काटने पे ही हमें मलेरिया होता है। तो ये प्रोटोजोआ जो है ये भी रोग के कारक हैं। कृमि जनित रोग यानी कुछ कीड़ों की वजह से होने वाले, जैसे फील्ड पाव एलिफेंटियासिस जो है वो फिलेरियासिस भी हम इसको कहते हैं, ये एक कीड़े द्वारा होने वाला रोग है जो हमारी रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है पैर जो है ना वो पैर काफ़ी सूज जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाथी जैसा पैर हो जाता है बहुत बड़ा बड़ा, उसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। ठीक है, ये आपके संक्रामक कारक थे, संक्रमण करने वाले कारक यानी कि रोग पैदा करने वाले कारक हो गए। ठीक है, इसके बाद है रोग फैलने के साधन कि ये रोग फैलते कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहले रोग फैलने वायु के द्वारा, जैसे खांसी जुकाम का एग्जाम्पल दिया कि हम खांसते हैं, छींकते हैं तो कुछ छोटे छोटे बूंदे जो हैं वो बाहर वायु में आ जाती हैं, उनके अंदर वायरस होता है। दूसरा व्यक्ति जो उस वायु में सांस ले रहा है वो सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे और उसे भी संक्रमित कर देंगे, तो वायु के द्वारा फैल सकते हैं। जल के द्वारा, दूषित जल पीने से, जल के अंदर भी रोगाणु मिले होते हैं, तो जो दूषित जल हम कंज्यूम कर लेते हैं उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो जल जो है वो भी एक रोग वाहक का काम करते हैं। रोग फैलने के साधन को हम रोग वाहक बोलते हैं। रोग वाहक यानी रोगाणु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाला, रोगाणु को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला रोग वाहक, जिसमें आपकी वायु है, जल है। शारीरिक संबंध कुछ जो है जैसे एड्स नामक जो बीमारी है वो शारीरिक संबंध के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ठीक है, ये आपके फिर आता है रक्त। कुछ बीमारियां जो हैं वो रक्त के द्वारा फैलती है, ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर जैसे एड्स है वो रक्त के द्वारा भी फैलता है, जिससे क्या होता है कि जो गर्भावस्था में माता होती है उसको अगर एड्स है तो उससे उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है, क्योंकि वो रक्त के द्वारा उसके बच्चे में आ सकता है। इसके अलावा हमें इससे बचने के लिए जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी इंजेक्शन वगैरह हमें लगे तो यूज्ड निडल ना हो, क्योंकि यूज्ड निडल में थोड़ा बहुत रक्त जो है वो दूसरे व्यक्ति का लगा हुआ होता है, अगर उसे कोई रोग होगा तो वो रोग हमें भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रोग वाहक वेक्टर्स, कुछ ऐसे जीव इंसेक्ट्स होते हैं जो रोग वाहक का काम करते हैं। जैसे मैंने अभी मलेरिया का एग्जाम्पल में बताया था कि जो मच्छर है वो रोग वाहक का काम करता है, जबकि रोगाणु क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, जैसे कि रेबीज़ जो है एक प्रकार का संक्रमण है जो जैसे कुत्तों में पाया जाता है, कुत्तों की लार में पाया जाता है। तो कुत्ता अगर इंसान को काट ले तो उसे भी रेबीज़ हो जाएगा। तो जो कुत्ता है वो रोग वाहक का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये आपके रोग वाहक हो गए। उसके बाद हम आते हैं
अच्छा, एड्स के बारे में यहाँ एक चीज़ है कि एड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये वायरस जो है ये क्या करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है। एड्स की वजह से इंसान नहीं मरता है, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से हमें हर रोग हम जो है बहुत ही ससेप्टेबल हो जाते हैं हर डिज़ीज़ को कैप्चर करने में, मतलब हमें कोई भी रोग इजीली हो जाता है और वो रोग फिर जल्दी से ठीक नहीं होता और अन्य रोगों की वजह से हम मर जाते हैं। ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें संचरण होने के क्या कारण हैं। पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण, यानी किसी को एड्स है और उसका रक्त किसी और को ट्रांसफ्यूज़ कर जाए, जैसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है ना, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को खून चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति का खून ना चढ़ाया जाए, खून ब्लड डोनेट करते समय ऐसे व्यक्ति ब्लड डोनेट भी ना करें और ब्लड इनका लिया भी ना जाए, क्योंकि रक्त के द्वारा ये एड्स जैसी बीमारी फैलती है। यौन संपर्क द्वारा लैंगिक संबंध बनाने से, एड्स से पीड़ित माँ से शिशु की गर्भावस्था में या स्तनपान के द्वारा, जो अभी बताया गर्भावस्था माँ को अगर एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है, और वो उसको दूध पिलाती है तो उस समय भी उसको एड्स हो सकता है। एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना, क्योंकि इंजेक्शन सुई में ब्लड थोड़ा बहुत लगा रह जाता है और वो जब हम दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाएंगे तो वो ब्लड उसके ब्लड में एंटर कर जाएगा, यानी उस ब्लड में जो एड्स का वायरस होगा वो भी एंटर कर जाएगा। इसलिए हमें हर बार इंजेक्शन की सुई को बदल देना चाहिए। निवारण क्या है, संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं और एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि न लें, एक ही सुई द्वारा इंजेक्शन भी न लगवाएं। ठीक है, ये इन प्रिकॉशंस के द्वारा हम एड्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, आज अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी आप यहाँ तक का पाठ पढ़ें, इससे आगे का पाठ मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। यहाँ तक का पाठ ध्यान से पढ़ें, फिर इसके ऊपर हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। धन्यवाद।